वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मॉडल पेपर सॉल्व करने के प्रोसेस में हम आगे चलते हैं। आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कराऊंगी। 26 तक मैंने सॉल्व करा दिया था आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक सॉल्व करेंगे। और इसका आंसर आपको अधिकतम 50 वर्ड्स में देना है। तो 27वां क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो हमारे भोजन में आप सभी को पता है पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें दो पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को किस प्रकार हम प्रिजर्व कर सकते हैं पकाते समय, उसके बारे में लिखेंगे। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है और उसके बाद दो विधि मैंने बताई है जिस प्रकार से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और भी न्यूट्रिएंट्स जैसे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मेथड ऑफ कुकिंग एंड बाय द टेक्निक्स वी यूज़। तो फर्स्ट मेथड है भाप पकाने की, भोजन पकाने की विधियों में परिवर्तन द्वारा। तो सबसे पहला मेथड है भाप द्वारा, जिसे हम स्टीमिंग भी कहते हैं। स्टीमिंग क्या है कि इसको हम डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में हम खाने को या भोजन को नहीं रखते हैं, और वो उसकी स्टीम द्वारा भोजन को पकाया जाता है। तो जिससे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में लीच आउट हो जाएं, और फिर हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो प्रक्रिया यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो बेहतर है कि यदि हम हो सकता है तो भोजन को भाप के द्वारा पकाकर खाना प्रेफर करें। सेकंड है कम पानी में उबालना, बॉइलिंग इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी में उबालने से न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा लीचिंग हो जाती है, जबकि कम पानी में उबालने से उस पानी को हम फिर किसी और भोजन को बनाने में, किसी और व्यंजन को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें बॉयल करना ही है तो हम कम से कम पानी में बॉयल करें। थर्ड इज़ स्टर फ्राइंग या सॉटे। तो अगर ये प्रक्रिया वो है जिसमें कि हम बहुत कम अमाउंट में ऑयल ले करके और बहुत हाई हीट पर खाने को कुक करते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुक करते हैं, तो उससे जो टाइमिंग होती है जब हमारी कम हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस काफ़ी कम हो जाता है। तो इस मेथड के द्वारा भी हम अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम बचा सकते हैं वेस्ट होने से। नेक्स्ट इज़ बेकिंग। अगर हम मॉडरेट टेम्परेचर जैसे 150 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भोजन पकाते हैं, तो फ्राइंग या डीप फ्राइंग इसके मुकाबले ये खाना काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि इसमें जो खाना फूड होता है वो ड्राई हीट को एक्सपोज होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें बाहर नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लो मॉइस्चर बेस्ड हीट देते हैं। बहुत छोटे कुकिंग टाइम के लिए काफ़ी कम समय में हम लो मॉइस्चर हीट का इस्तेमाल करते हैं भोजन को पकाने में। तो इससे वाइटामिन्स के भी काफ़ी प्रिजर्व हो जाते हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं वेस्ट होने से। नेक्स्ट इज़ रोस्टिंग, यानी कि भूनना। जब हम भूनते हैं तो जो शुगर होता है, खाने का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कैरामलाइज हो जाता है, जिससे कि एक फ्लेवर ऐड होता है। लेकिन रोस्टिंग क्या होती है, एक बहुत छोटे कुकिंग टाइम के लिए होती है, बशर्ते कि यदि हम लॉन्गर मेथड यूज़ करें तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रोस्टिंग भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम न्यूट्रिएंट्स का वेस्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्राई हीट कुकिंग। ड्राई हीट कुकिंग में भी हम खाने को हीट से ही एक्सपोज करते हैं और छोटे पीरियड के लिए करते हैं, तो उसमें लॉस न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी कम हो पाता है। सेकंड मेथड है कि जो हम भोजन पकाने के तरीके में परिवर्तन करते हैं। तो अगर हम भोजन पका रहे हैं, जो मेथड हम शुरू से उसकी चॉपिंग से, कटिंग से लेकर के वॉशिंग और सारा कुकिंग मेथड जाते हैं, तो उस प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो भी हम अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें लॉस होने से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें
कि अधिक समय तक भोजन ना पकाएं, यानी डोंट कुक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जितना ज़्यादा देर तक कुकिंग होगी न्यूट्रिएंट्स का लॉस उतना ज़्यादा होगा। सेकंड इज़ खुले बर्तनों में ना पकाएं, यानी खाने को ढक करके पकाएं, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस कम होता जाएगा। थर्ड इज़ सब्जियों और फलों को धो करके काटें। जब भी हमें फल काटना हो या सब्जी बनानी हो तो हमको पहले उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी चाहिए। काटते समय खास ख्याल रखना चाहिए कि जो सब्जियां हैं उनको बहुत छोटे पीसेस में नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जितनी सरफेस उन्हें मिलेगी एक्सपोजर की उतना ज़्यादा ही उनका लॉस होता जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें बड़े पार्ट में काटें। भोजन को बार बार गर्म ना करें। जितनी बार हम भोजन करेंगे न्यूट्रिएंट्स का लॉस उतना ज़्यादा होता जाएगा। दूसरी बात, उसमें जर्म्स और कीटाणुओं का डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा, उनकी ग्रोथ होती जाएगी। नेक्स्ट इज़ बेकिंग पाउडर व सोडा का प्रयोग कम करें। खाने के बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जिसमें बेकिंग पाउडर और सोडा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा हम काफ़ी कम रखते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो हैं, विटामिन B12 का लॉस कम होता है। नेक्स्ट इज़ बिना पॉलिश किए हुए अनाजों का प्रयोग करें। जो चावल दाल हैं इनको हम पॉलिश किए हुए जैसे चावलों का प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि उस प्रोसेस में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। आवश्यकता ना हो तो सब्जियों के छिलके ना उतारें। जिन सब्जियों को हम छिलकों के साथ खा सकते हैं पका करके, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम सब्जियों के छिलके के साथ ही खाएं। दूसरी बात, जो पानी हमारा बच जाता है उसको हम दोबारा किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। रूट वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे पोटैटो है, जिंजर है, टर्निप है, कैरेट्स है, इनका जब भी हम कोशिश करें, जब इन्हें हम बॉयल करते हैं तो स्किन उसका वैसे ही रहे, उसके साथ ही बॉयल करना चाहिए और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो उसकी स्किन को हमें निकालना चाहिए, लेकिन बॉयलिंग प्रोसेस में वो स्किन के साथ ही उन्हें उबालना चाहिए। तो ये सारे मेथड्स हैं, आप भी सर्च करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शरीर में जल के कार्य बताइए। तो ये मेरे वीडियो में भी बना हुआ है जिसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपकी टेक्स्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसमें जो जल की उपयोगिता है इसमें मैंने कुछ लिमिटेड पॉइंट्स दिए हैं, आप उसमें और ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट इज़ शरीर निर्माण व उसके अस्तित्व को बनाए रखना। हमारा शरीर का जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें जल की बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उसका, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए उसका बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसके लिए जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट इज़ शरीर में विभिन्न पाचक रसों का निर्माण करना, बचे हुए तत्वों का अवशोषण करना। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी में बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उनको किस तरह बनाना है, और जो बचे हुए तत्व हैं हमारे भोजन डाइजेशन के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उसको किस तरह से उसको एब्जॉर्ब करना है या उसको एक्सक्रीट करना है, उसमें भी जल का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। नेक्स्ट इज़ शरीर में उत्पन्न विकारों को शरीर से बाहर निष्कासित करना। मेटाबॉलिज्म के द्वारा बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको किस तरह से शरीर के बाहर निकालना है उसमें भी जल सहायता प्रदान करता है। वेरी इम्पॉर्टेंट, शरीर का तापक्रम समान रखना। हम किसी भी जगह पर जाएं, हमारे शरीर का यदि तापमान समान है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जल का होता है। नेक्स्ट इज़ रक्त को तरल बनाकर शरीर में परिभ्रमण के योग्य बनाना। यदि रक्त तरल नहीं होगा तो शरीर के हर हिस्से तक वो आसानी से पहुंच नहीं पाएगा। हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस और भी जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें ब्लड की हर ऑर्गन को आवश्यकता पड़ती है और ब्लड उन चीज़ों को सप्लाई करता है, उस ब्लड को लिक्विड बनाने में जल की बहुत बड़ी उपयोगिता है। ऐसे अनेकानेक उपयोगिता जल की है जिसे आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इट सेज, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है।
उस जो खरीदने वाली कीमत है वो 1600 रुपये है और विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। ये आपके गृह गणित चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है? 2000 रुपये है। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो 2000 रुपये में से 1600 रुपये हमने माइनस किया तो हमारे पास कितने रुपए बच गए? 400 रुपये बच गए। तो यदि सिर्फ लाभ पूछेगा तो आपका आंसर यहाँ एंड हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला है वो है लाभ मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। तो इसमें लाभ 400 रुपये है मल्टीप्लाइड बाई 100 गुणे डिवाइडेड बाई 1600। तो ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा लाभ आता है वो कितना आता है? 25%। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ, ये 2 ज़ीरो से यहाँ पे 2 ज़ीरो हमने काट दिया है। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो 400 बाई 16 आया, जिसको हमने डिवाइड करके 25% आंसर निकाल लिया है। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ के कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके अस्थि संस्थान से लिया गया है। एक आंसर मैंने बना दिया है, इसे आप देख के याद कर सकते हैं। क्या है? खपच्चियों का प्रयोग अस्थिभंग में किया जाता है। कब किया जाता है? जब हड्डी टूटती है। जहाँ की हड्डी टूटती है, जैसे बाजू की, कोहनी, पैर, घुटना, ये हड्डी टूटती है तो उन स्थान को, टूटे हुए स्थान को सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये खपच्चियाँ लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो हड्डी टूटी हुई है वो अगर हम उस अंग को वैसे ही छोड़ देंगे तो उसमें और भी डिफ़ॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। तो उस डिफ़ॉर्मिटीज़ को रोकने के लिए और भी टूट फूट ना हो, शरीर के अंदरूनी अंगों में और ज़्यादा चोट ना लगे उस हड्डी के टूटने से, उसको बचाने के लिए हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। तो भिन्न भिन्न अंगों और स्थानों के लिए भिन्न भिन्न नाप की बनी होती हैं ये खपच्चियाँ। जैसे हमें अगर बाजू का लेना है तो उस आकार की खपच्ची होगी, कोहनी, पैर और घुटने की अलग अलग नाप की खपच्ची होती है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि वो ये खपच्ची उपलब्ध ना हो तो हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करके उस अंग को सपोर्ट दे सकते हैं उस समय पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? क्यों भोजन पकाया जाएगा? बखूबी आपने पढ़ा है। इसके उद्देश्य जो हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं और उनको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है और इन्हें आप अच्छी तरह से समझाएंगे। सबसे पहली बात क्या है? भोज्य सामग्री को सुपाच्य बनाना, डाइजेस्टिबल बनाना, क्योंकि जो भी फूड आइटम होता है वो जब रॉ फॉर्म में होता है तो कुछ खाने को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। तो उस भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए हमको उस पर पाक क्रिया करनी पड़ती है, उस भोजन को पकाना पड़ता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें हों वो हमारे शरीर को अवेलेबल हो जाएं, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें और एसिमिलेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ रोग के कीटाणुओं का नाश। जो सब अनाज हैं, सब्जियां हैं, ये क्या हैं? खेत में पैदा होती हैं। तो खेत से लेकर के हमारे घर तक आने में उसमें कई तरह के कीटाणु आ जाते हैं, तो उन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम भोजन को पकाते हैं अच्छी तरह से धुलने के बाद। थर्ड इज़ भोजन का रूप सुधारना। कोई भी भोजन हो वो जिस तरह से आता है रॉ फॉर्म में उस रूप में हम खाएं तो पौष्टिक है, ये निश्चित ही। लेकिन यदि उसका रूप सुधारना है, उसको आकर्षक बनाना है, तो उसमें हम विविध प्रकार के तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे वो भोजन एक अलग फॉर्म में आ जाता है और ये लगता ही नहीं कि ये चीज़ इस अनाज से मिलकर के बनाई गई है। तो उसका रूप सुधार सकते हैं और उस भोजन को आकर्षक बना सकते हैं। जैसा कि आपने रोगी के भोजन में पढ़ा कि उस समय खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती, तो उस समय उस भोजन को, तरल भोजन हो, सेमी सॉलिड हो, लिक्विड हो, इस भोजन को वो खा सके और इसलिए उसे विविध विधि द्वारा पकाकर आकर्षक बनाया जाता है और आकर्षक ढंग से ही उसको परोसा जाता है ताकि वो
उसे प्रेम से खा सके। नेक्स्ट है व्यंजनों को विविधता प्रदान करना। जो भी खाना है, जैसे चावल ही है तो इससे हम वैरायटी ऑफ आइटम्स बना सकते हैं। उससे हम बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो इस तरह से अनेक तरह के भोज्य पदार्थ हम एक ही अनाज से बना सकते हैं, एक ही फूड आइटम से बना सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है भोजन का संरक्षण। बहुत से भोज्य पदार्थ होते हैं वो सीजनल हैं, जो कि एक मौसम में मिलेंगे, दूसरे मौसम में हमें उपलब्ध नहीं होते। तो उन भोज्य पदार्थों को पका करके और हम प्रिजर्व करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल करके या उसमें शुगर या नमक डाल के, जैसे हम अचार बनाते हैं, जैम जेली बनाते हैं, मार्मलेड बनाते हैं, तो इनका हम संरक्षण कर लेते हैं। आजकल तो फ्रोज़न मटर और ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें हम पका करके और उसका संरक्षण कर लेते हैं ताकि हम उसको उस समय उसका उपभोग कर सकें जबकि वो उपलब्ध ना हो। तो इस तरह से मैंने आपका यहाँ तक का शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर करा दिया है 31। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कराऊंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। गुड डे।